जी, मेरी समझ में नहीं आता, आप माताजी को हर महीने 15,000 रुपए क्यों देते हैं? घर का सारा खर्च तो मैं चलाती हूँ। तो माताजी उन 15,000 रुपए का क्या करती हैं? इस बात को लेकर अनन्या, आर्यन और उसकी सासू माँ में काफी बहस हो जाती थी। एक दिन सासू माँ ने लोहे का जंग लगा हुआ छोटा सा संदूक उसके सामने रख दिया। उस संदूक के खुलने से जो राज सामने आया, आर्यन और अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ इतनी परेशान होंगी। शाम के 6 बज चुके थे। रसोई में चाय की भाप उठ रही थी और उस भाप के साथ साथ अनन्या के मन में भी सवालों की धुंध तैर रही थी। अनन्या एक जिम्मेदार बहू थी। शादी को 7 साल हो चुके थे। पति आर्यन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और अनन्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों की कमाई मिलकर इस छोटे से परिवार को संभाल रही थी। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, बिजली, पानी, राशन, सबका हिसाब अनन्या बड़ी मेहनत से संभालती थी। लेकिन उसके दिल में एक सवाल बार बार सिर उठाता था। जब सारा खर्चा मैं करती हूँ तो आर्यन हर महीने माताजी को 15,000 रुपए क्यों देते हैं? उसने कई बार आर्यन से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार आर्यन बात को टाल जाता। कभी आर्यन काम के बहाने चुप हो जाते तो कभी बातें बदल देते। उस दिन भी यही हुआ। नाश्ते की मेज पर बैठते हुए अनन्या ने धीरे से कहा, आर्यन सुनो, एक बात पूछूं। आर्यन ने अखबार से नजर हटाए बिना कहा, हाँ पूछो। ये जो तुम हर महीने माताजी को 15,000 देते हो, उसकी क्या जरूरत है? घर का सारा खर्च तो मैं उठाती हूँ। बच्चों की फीस से लेकर किराने तक सब मेरे पैसों से चलता है। आर्यन ने अखबार मोड़कर रख दिया। अनन्या, ये सवाल तुम बार बार क्यों पूछती हो? वो मेरी माँ है, उन्हें देना मेरा फर्ज है। अनन्या की आवाज हल्की लेकिन दर्द से भरी थी। फर्ज फर्ज तो मेरा भी है इस घर के लिए। लेकिन क्या माताजी ने कभी सोचा कि मैं अपनी तनख्वाह का एक एक पैसा कैसे जोड़ती हूँ? उन्होंने कभी यह रुपए घर में खर्च किए? नहीं ना। तो वह बस अपने पास रख लेती हैं। बात सुनते ही माहौल भारी हो गया। सासू माँ जो नए दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी, वो अंदर आ गई। बहू, अगर तुझे इतना ही दुख है तो साफ साफ कह दे कि तू हमें पैसा देना पसंद नहीं करती। अनन्या चुप हो गई। उसका मन रो पड़ा। वो कभी सासू माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी, पर यह सवाल उसकी आत्मा को कचोटता रहता था। दिन गुजरते रहे, हर महीने वही सिलसिला चलता रहा। आर्यन अपनी तनख्वाह से 15,000 रुपए निकालकर मम्मी को देते और अनन्या अपने मन को समझाती रहती। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता, पर घर की दीवारों के पीछे खामोशी गहरी होती चली जा रही थी। रात को जब सब सो जाते तो अनन्या खिड़की के पास बैठकर अक्सर सोचती, क्या मेरे परिश्रम की कोई कीमत नहीं? क्या मेरे योगदान को कोई देख ही नहीं रहा? क्यों मैं ही हर बार सवालों में उलझती हूँ? धीरे धीरे इस विषय पर बहस इतनी बढ़ गई कि रिश्तों में दरार पड़ने लगी। कभी सास बहू के बीच तनातनी तो कभी पति पत्नी के बीच खामोशी। यह सब बच्चे भी महसूस करने लगे थे। बेटा अक्सर पूछ बैठता, मम्मी पापा आपसे क्यों नाराज रहते हैं? अनन्या के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। घर में इतनी बड़ी बहस हुई कि दीवारें भी कांप उठी। आर्यन ने गुस्से में आवाज ऊंची कर दी, अनन्या बस बहुत हो गया। मम्मी को मैं पैसे देता हूं तो इसमें तुझे तकलीफ क्यों है? अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोली, तकलीफ इसीलिए है आर्यन, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेरी भी भावनाएं हैं। जब सारा खर्च मैं उठाती हूं तो कम से कम इतना तो जानने का हक है कि वह 15,000 कहाँ जाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी सासू माँ ने वह कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने कमरे से एक पुराना लोहे का डब्बा निकाला। उसमें नोटों की गड्डियां रखी थीं। सासू माँ ने कांपते हाथों से वह डब्बा अनन्या और आर्यन के सामने रख दिया। लो, देख लो बहू, यह रहा तुम्हारे सवाल का जवाब। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लोहे का डब्बा अनन्या और आर्यन के सामने पड़ा था। अनन्या की आंखों में आंसू थे और आर्यन के चेहरे पर हैरानी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने अचानक यह डब्बा क्यों खोल दिया। सासू माँ की आंखें लाल थीं, जैसे बरसों से दबे हुए आंसू बाहर आने का रास्ता खोज रहे हों। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अनन्या, तुझे हमेशा लगता रहा है
ना कि मैं तेरे पैसों की कदर नहीं करती, तुझे ताना देती हूँ, तुझसे दूरी बनाए रखती हूँ। पर आज मैं सच्चाई बता ही देती हूँ। उन्होंने डब्बे में रखी नोटों की गड्डियों पर हाथ फेरते हुए कहा, यह पैसे मैंने कभी अपने लिए नहीं रखे थे बहू। यह तो मैं अपनी लाचारी और डर के कारण जोड़ती रही। आर्यन और अनन्या ने एक दूसरे की ओर देखा। अनन्या का दिल धड़क रहा था। कौन सा डर मम्मी जी? उसने धीमी आवाज में पूछा। सासू। माँ ने गहरी सांस ली और उनकी नजरें कहीं दूर चली गई, जैसे यादों की किसी गली में खो गई हो। जब तेरे ससुर जी जवान थे, उन्होंने अपने भाई की मदद करने के लिए बहुत कर्ज लिया था। सोचा था कि मिलकर चुका देंगे, पर एक हादसे में तेरे पिताजी का बिजनेस डूब गया। हमें घर तक गिरवी रखना पड़ा। उस वक्त मैं जवान थी, बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी। समाज ने मुंह फेर लिया। तब मैंने सीखा कि औरों पर भरोसा करने से अच्छा है कि इंसान खुद अपने लिए सहारा बने। आर्यन की आंखें भर आईं। उसे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें ताजा हो गई। माँ का रात रात जाग कर सिलाई करना, हर छोटे खर्च के लिए पैसों को 10 बार गिनना। अनन्या अब तक गुमसुम बैठी थी। उसका दिल मानो किसी ने मथ दिया हो। तो मम्मी, आप इतने सालों से पैसे इसीलिए जोड़ रही थी? सासू माँ ने सिर हिलाया। हाँ बहू, मैंने कसम खाई थी कि अपने बच्चों को कभी भी उस कर्ज और तानों का सामना नहीं करने दूंगी जो मैंने झेला। अनन्या के आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे याद आया कि कितनी बार उसने मम्मी जी पर ताने कसे, उन्हें कठोर समझा। आर्यन ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, आपने हमसे ये सब छुपाया क्यों? अगर हमें पहले पता होता तो शायद घर का माहौल इतना बिगड़ता ही नहीं। सासू माँ मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान में सालों का दर्द छिपा था। बेटा, हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे निश्चिंत रहें। मैंने सोचा अगर ये बोझ तुम लोगों पर डाल दूंगी तो तुम्हारी खुशी छीन जाएगी, इसीलिए चुप रही। अनन्या ने मम्मी के पांव पकड़ लिए। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको गलत समझती रही। मैं सोचती थी आप स्वार्थी हैं, पर असल में आप तो हम सबके लिए ढाल बनी रही। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। दीवारों में जो खामोशी थी, वह अब पिघलने लगी। अनन्या और सासू माँ के बीच जो दूरी थी, उसमें अब अपनापन आने लगा। लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म होती। सासू माँ के दिल में अभी भी कुछ और रहस्य दबे थे। ऐसे रहस्य जो आगे चलकर अनन्या की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले थे। रात गहराई ले चुकी थी। घर के बाकी लोग सो चुके थे, लेकिन अनन्या, आर्यन और सासू माँ बैठक में बैठे थे। डब्बे में रखे पैसों का भार जैसे अब सबके दिलों पर छा गया था। सासू माँ ने धीरे से कहा, आज तुम्हें सब सच बता दूंगी। शायद अब वक्त आ गया है कि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। अनन्या और आर्यन चुपचाप सुनने लगे। बहू, जब मैं तेरी उम्र की थी, तब हालात बहुत कठिन थे। तुम्हारे ससुर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया था, वह डूब गया। घर चलाने के लिए मैंने सिलाई का काम किया, दूसरों के घर बर्तन मांजे, यहाँ तक कि रात रात भर कढ़ाई करके पैसे जोड़े। पर असली दर्द पैसों का नहीं था। दर्द उन तानों का था जो हर रोज सुनने को मिलते थे। लोग कहते, देखो, यह वही घर है जहाँ कभी शोहरत थी, अब इनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। मैंने उस अपमान को निगला है बहू, और तभी कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आने दूंगी। सासू माँ की आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन का दिल कसक उठा। माँ, आप ये सब झेलती रही और हमें कभी बताया भी नहीं। मैं हमेशा सोचता था कि आप ऐसे अपने लिए बचाती हैं। सासू माँ ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, माँ का सुख तो यही है कि बच्चे सुकून से रहे। मैंने तेरे पिता को खोने के बाद भी कभी हार नहीं मानी। पर एक और सच्चाई है जो शायद अब तक तुम दोनों से छिपी रही। अनन्या और आर्यन की आंखें एकदम चौकन्नी हो गई। कैसा रहस्य मम्मी जी? सासू माँ ने गहरी सांस ली। तेरे पिताजी पर जो कर्ज था, उसका एक हिस्सा आज भी बाकी है। ब्याज बढ़ता गया और मैं चुपचाप सालों से उसे चुकाने की कोशिश करती रही। आर्यन, जो रुपए मुझे देता है, उसका एक हिस्सा मैं उसी कर्ज को खत्म करने में लगाती हूँ, और बाकी पैसे मैं जोड़ती रही, ताकि जिस दिन आखिरी किस्त चुकाऊं, उस दिन गर्व से कह सकूं कि मेरे बच्चों पर कोई बोझ नहीं है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अनन्या के दिल में एक तूफान उठ रहा था। मैंने इन्हें कितनी बार गलत समझा। मैं सोचती रही कि यह पैसे अपने लिए छुपाती है, जबकि यह तो हम सबकी इज्जत के लिए लड़ रही थी।
उसने कांपते हाथों से मम्मी जी का हाथ थाम लिया। मम्मी, आपने इतना बड़ा बोझ अकेले क्यों उठाया? हमें क्यों नहीं बताया? हम सब मिलकर यह कर्ज चुका सकते थे। सासू माँ ने एक थकी हुई मुस्कान दी। बहू, मैं जानती हूँ कि तुमने घर संभालने में पहले ही बहुत बलिदान दिए हैं। मैंने सोचा, अगर मैं तुम्हें इस बोझ में बांध दूंगी तो तुम्हारे सपने दब जाएंगे, और मैं नहीं चाहती थी कि तेरी जिंदगी भी मेरी तरह संघर्षों में कटे। उस रात अनन्या नींद नहीं ले पाई। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। अब वक्त आ गया है कि मैं मम्मी का साथ दूं। यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, हमारी भी है। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर झांक रही थी। अनन्या ने रात भर नींद नहीं ली थी। सासू माँ का रहस्य उसके कानों में गूंज रहा था। तेरे पिताजी का कर्ज आज भी बाकी है। मैं चुपचाप उसे चुकाती हूँ। अनन्या की आंखें लाल थीं, लेकिन उसमें थकान से ज्यादा दृढ़ता झलक रही थी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया, अब यह बोझ मम्मी अकेले नहीं उठाएंगी। यह परिवार का कर्ज है और इसे पूरा परिवार मिलकर चुकाएगा। नाश्ते की मेज पर बैठते ही अनन्या ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन, मैंने सोच लिया है, अब हमें मम्मी का साथ देना होगा। यह उनके अकेले का संघर्ष नहीं रहना चाहिए। आर्यन ने गहरी सांस ली। हाँ अनन्या, मुझे भी अपराध बोध हो रहा है। मैं सोचता रहा कि माँ बस पैसों को जमा करती है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। सासू माँ चुपचाप रोटियां सेक रही थी। उनकी आंखें लाल थीं। शायद उन्होंने भी रात भर नींद नहीं ली थी। अनन्या उठी और उनके पास जाकर तवा पकड़ लिया। मम्मी, अब ये आपके अकेले का बोझ नहीं रहेगा। मैं भी आपकी बेटी हूँ। आपकी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है। सासू माँ ने अनन्या की आंखों में झांका। वहां पहली बार उन्हें तानों की जगह प्यार और अपनापन दिखा। उनके होंठ कांप गए। बहू, तू सच कह रही है। अनन्या मुस्कुराई। हाँ मम्मी, मैं वादा करती हूँ। अब हर रुपए का हिसाब हम सब मिलकर करेंगे, और उस दिन तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक यह कर्ज खत्म नहीं हो जाता। उस शाम आर्यन, अनन्या और सासू माँ बैठकर योजना बनाने लगे। अनन्या ने सुझाव दिया, मैं अपनी तनख्वाह से हर महीने 7,000 बचाऊंगी। आर्यन, तुम 15,000 मम्मी को देते ही हो। उसमें से आधा कर्ज की किस्त में जाएगा और आधा इमरजेंसी के लिए बचाया जाएगा। आर्यन ने सिर हिलाया। और मैं कोशिश करूंगा कि ओवर टाइम करूं ताकि अतिरिक्त पैसे आए। सासू माँ की आंखों में आंसू थे। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इस तरह मेरा साथ दोगे। मैंने तो सोचा था कि मेरी सच्चाई सुनकर तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। अनन्या ने उनके कंधे पर हाथ रखा। नहीं मम्मी, अब हम सब मिलकर लड़ेंगे। आने वाले दिनों में अनन्या ने अपने छोटे छोटे शौक छोड़ दिए। वो नई साड़ी लेने के बजाय पुरानी ही पहन लेती। बच्चों के खिलौने में अनावश्यक खर्च नहीं करती। यहाँ तक कि अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया। जब भी उसके मन में कमी महसूस होती तो वो खुद को समझाती, यह त्याग आज है, लेकिन कल को यही परिवार की मजबूती बनेगा। धीरे धीरे सासू माँ भी अनन्या को नई नजर से देखने लगी। वो बहू जिसे कभी वे सिर्फ ताने देती थी, आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। कभी जब अनन्या थक कर रसोई में बैठ जाती तो सासू माँ चुपचाप उसके लिए पानी का गिलास भरकर लाती और कहती, बहू अब तो मेरे लिए बेटी जैसी है। ये सुनकर अनन्या की आंखें भर आती। उसे लगता जैसे उसकी मेहनत रंग ला रही है। कुछ ही महीनों में कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुकाया जा चुका था। उस दिन जब पहली बार कर्ज की रसीद उनके हाथ में आई तो अनन्या ने उसे माथे से लगाकर कहा, यह तो जीत की पहली सीढ़ी है। सासू माँ ने अनन्या को गले लगा लिया। आज मुझे लग रहा है कि मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। घर की दीवारें जो कभी बहस और तानों की गूंज से भरी रहती थी, अब वहां अपनापन और समझदारी की खुशबू बसने लगी थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर आपस में कहती, देखो आर्यन की माँ और बहू के बीच तो हमेशा खटपट रहती थी, अब तो जैसे दोनों सगी माँ बेटी हो गई हो। दूसरी औरत कहती, अरे ये सब अनन्या की मेहनत है, उसने घर को संभाल लिया। यह बातें अनन्या सुन लेती थी मगर कुछ कहती नहीं। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि अब घर का माहौल बदल चुका था। सासू माँ भी अब पहले जैसी नहीं रही। वो जो कभी हर छोटी बात पर अनन्या को उल्हाना देती थी, अब उसके काम में हाथ बटाने लगी।
एक दिन जब अनन्या स्कूल से थकी हारी लौटी तो उसने देखा कि सासू माँ ने पहले ही बच्चों को खाना खिला दिया था और उनके लिए चाय बनाकर रखी थी। आज तू बहुत थकी लग रही थी, इसीलिए मैंने सोचा तेरी मदद कर दूं। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने सोचा, कभी यह घर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अकेली हूं, और आज यह घर सचमुच मेरा परिवार लगता है। बच्चे भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। पहले वो अक्सर माँ और दादी की बहस सुनते सुनते उदास हो जाते थे। अब दादी उन्हें कहानियां सुनाती और माँ उनके साथ खेलती। एक दिन छोटे बेटे ने मासूमियत से कहा, मम्मी, अब हमारी दादी सबसे प्यारी हो गई है। पहले तो आप दोनों लड़ते रहते थे। अनन्या और सासू माँ ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में अनकहा अपनापन छिपा था। लेकिन समाज तो समाज है। एक दिन एक पड़ोसन ने ताना मारा, अरे अनन्या, तू तो कमाती है, ऊपर से कर्ज भी चुका रही है, ये सब बोझ क्यों उठा रही है? बहू होकर भी इतना त्याग क्यों? अनन्या ने बिना गुस्सा किए जवाब दिया, क्योंकि यह सिर्फ मेरा घर नहीं है, यह मेरी जिम्मेदारी भी है। अगर मम्मी ने अकेले इतने साल बोझ उठाया है तो अब मेरा फर्ज है कि मैं उनका साथ दूं। उसकी बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। किसी ने पहली बार महसूस किया कि बहू का त्याग और ममता मां से कम नहीं होती। समय के साथ कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगा। हर रसीद के साथ जैसे घर की दीवारें भी हल्की होती जा रही थी। एक दिन सासू माँ ने अनन्या को गले लगाते हुए कहा, बहू, अब तू मेरे लिए बहू नहीं बेटी है। आज अगर तेरे ससुर होते तो तुझ पर गर्व करते। अनन्या की आंखों में आंसू बह निकले। मम्मी, मुझे अपनी बेटी कहकर आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। उस पल मानो वर्षों की दूरी, वर्षों का भ्रम और गलतफहमियां सब मिट गईं। घर सिर्फ पत्थर की चार दीवारी नहीं रहा, बल्कि प्यार और समझ का एक मंदिर बन गया। सर्दियों की हल्की सुबह थी। धूप आंगन में बिखरी हुई थी और घर के हर कोने में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन उस दिन की सुबह बाकी दिनों से अलग थी, क्योंकि आज वह दिन था जिसका इंतजार सालों से था। आज कर्ज की आखिरी किस्त चुकाई जानी थी। अनन्या ने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक खास चमक थी। बच्चे भी खुश थे। उन्हें समझ नहीं था कि कर्ज क्या होता है, पर वह जानते थे कि आज मम्मी पापा और दादी बहुत खुश हैं। आर्यन ने तैयार होते हुए कहा, अनन्या, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, हम सब साथ चलेंगे बैंक। यह दिन सिर्फ माँ का नहीं, हम सबका है। अनन्या मुस्कुरा दी, हाँ, यह दिन तो हमें मिलकर ही जीना चाहिए। तीनों, आर्यन, अनन्या और सासू माँ, रिक्शा लेकर बैंक पहुंचे। रास्ते में सासू माँ की आंखें बार बार भर आती। क्या सचमुच आज वो दिन आ ही गया जब मेरी बरसों की चिंता खत्म हो गई? अनन्या ने उनका हाथ थाम लिया। मम्मी, अब आपकी नींद कभी कर्ज की वजह से नहीं टूटेगी। आज से हम सब आजाद हैं। बैंक में अब आखिरी किस्त जमा की गई और अधिकारी ने रसीद थमाई तो सासू माँ ने कांपते हाथों से उससे पकड़ा। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हे भगवान, आज वह दिन आ गया जब मैं अपने बच्चों का माथा ऊंचा कर सकी। आर्यन ने माँ के आंसू पोंछे। माँ, यह आपकी जीत है। आपने जो अकेले झेला वो हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन आज से आपकी बेटी अनन्या और बेटा हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। अनन्या ने रसीद को माथे से लगाया। यह सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि हमारी इज्जत की निशानी है। घर पहुंचते ही बच्चों ने फूल तोड़कर मम्मी दादी पर बरसाए। आज हमारी दादी हीरो हैं, छोटे बेटे ने हंसते हुए कहा। सासू माँ ने बच्चों को गले लगाया और बोली, नहीं बेटा, हीरो तो तुम्हारी मम्मी है। अगर अनन्या ने मेरा साथ ना दिया होता तो यह दिन शायद कभी नहीं आता। अनन्या ने तुरंत कहा, नहीं मम्मी जी, हीरो तो आप हैं। आपने बिना किसी को बताए बरसों अकेले इस बोझ को झेला। आज हम सिर्फ आपके साहस की बदौलत यहाँ खड़े हैं। उस शाम घर में मिठाई बांटी गई, जो कभी बहसों और गलतफहमियों से भरा था। आज वहां हंसी गूंज रही थी। अनन्या खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। सूरज ढल रहा था और आकाश में हल्का सा इंद्रधनुष उभर आया था। उसने मन ही मन सोचा, शायद यह भगवान का संकेत है कि अब हमारी जिंदगी में फिर से उजाला ही उजाला होगा। आखिरी किस्त चुकाने के बाद घर का माहौल बदल चुका था। जिस घर में पहले तनाव और खामोशी का साया रहता था, अब वहां हंसी और उम्मीद की रोशनी फैल चुकी थी। सासू माँ पहले से हल्की महसूस करने लगी थी।
सुबह मंदिर में दीपक जलाते समय उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। अब मेरे बच्चों को कभी समाज के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। अब वह सिर ऊंचा करके जी सकेंगे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब अपनी बाकी जिंदगी वे परिवार की खुशियों को संवारने में लगाएंगी। कर्ज चुकाने के बाद अनन्या के मन में भी नए सपने जागने लगे। वह हमेशा चाहती थी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें वह अवसर मिले जो उसे कभी नहीं मिले। एक दिन आर्यन से बोली, आर्यन, अब कर्ज खत्म हो गया है। मैं चाहती हूँ कि हम बच्चों के भविष्य के लिए बचत करना शुरू करें ताकि कल को उन्हें किसी तरह की कठिनाई ना हो। आर्यन ने मुस्कुराकर हामी भरी। हाँ अनन्या, अब हम सिर्फ जिंदगी को जीने पर ध्यान देंगे, संघर्ष को नहीं। बच्चे भी अब पहले से ज्यादा खिलखिलाने लगे थे। उन्हें लगता था जैसे घर में कोई भारी बोझ हट गया हो। एक शाम बेटा बोला, मम्मी, अब हमारी दादी मुस्कुराती रहती है, पहले तो हमेशा गंभीर रहती थी। अनन्या ने बेटे को सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, अब हमारी दादी की जिंदगी से दुख का बादल हट गया है। एक रात जब सब लोग छत पर बैठे थे, सासू माँ ने कहा, बहू, तूने मुझे बेटी का सुख दिया। अब मेरी इच्छा है कि तू अपने सपने को पूरा करे। अनन्या चौंक गई। मेरे सपने? सासू माँ बोली। हाँ, तू हमेशा घर और परिवार के लिए जीती रही। अब समय है कि तू अपनी जिंदगी को भी कुछ दे। आगे तू पढ़ाई करना चाहती है या कोई और काम? मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अनन्या की आंखें भर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो सास कभी उसे ताने देती थी, आज वही उसके लिए सहारा बन रही थी। आर्यन ने माँ और पत्नी दोनों की ओर देखा और बोला, हम सब ने मिलकर कर्ज चुकाया है, अब मिलकर ही अपने सपने पूरे करेंगे। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, माँ की सेहत हो या अनन्या की इच्छाएं, अब यह घर एक टीम की तरह चलेगा। उसकी बात सुनकर अनन्या और सासू माँ दोनों की आंखों में चमक आ गई। उस रात अनन्या खिड़की के पास खड़ी थी। आकाश में चांद चमक रहा था और तारों की लड़ी जैसे उनके सपनों को रोशन कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, कभी यह घर मेरे लिए एक कैद जैसा लगता था, पर आज यही घर मेरे सपनों का आशियाना है। अब मैं न सिर्फ इस घर की बहू हूँ, बल्कि इस घर की बेटी भी हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। जीवन कभी भी एक सीधी में नहीं चलता, कभी सुख तो कभी दुख। यही तो इसकी सच्चाई है। कर्ज की आखिरी किस्त चुकाने के बाद अनन्या और परिवार ने चैन की सांस ली थी। सबको लगा अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन किस्मत ने मानो सोचा था, अब इनके रिश्ते और हिम्मत की असली परीक्षा लेनी है, जिसकी वजह से अनन्या ने अपनी पढ़ाई को फिर से रोक दिया। अभी वह एडमिशन के बारे में सोच ही रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि एक बार फिर उसका सपना सपना ही रह गया। एक दिन आर्यन ऑफिस से लौटे तो चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अनन्या ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या हुआ आर्यन, इतने परेशान क्यों हो? आर्यन कुर्सी पर बैठ गए। अनन्या, हमारी कंपनी में छंटनी शुरू हो गई है और आज मैनेजर ने साफ कहा है कि अगले महीने मेरी नौकरी भी जा सकती है। अनन्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या ये कैसे हो सकता है? आर्यन ने सिर पकड़ लिया। कंपनी घाटे में है, बहुत लोग निकाले जा रहे हैं। जब सासू माँ को पता चला तो उन्होंने चुपचाप दोनों को देखा, फिर बोली, बेटा चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। अनन्या की आंखें भर आई। मम्मी, कर्ज खत्म होते ही ये नई मुसीबत कैसे आ गई? सासू माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही तो जिंदगी है बहू, हर मोड़ पर नई परीक्षा। लेकिन अब फर्क ये है कि पहले मैं अकेली थी, अब हम सब साथ में हैं, और जब परिवार एकजुट हो तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। अनन्या ने तय कर लिया कि अब हार नहीं माननी। आर्यन, अगर तेरी नौकरी चली भी गई तो हम दूसरे रास्ते ढूंढेंगे। मैं स्कूल में अतिरिक्त क्लासेस ले सकती हूँ, ट्यूशन भी शुरू कर दूंगी। जब तक तू नई नौकरी नहीं ढूंढता, मैं घर संभाल लूंगी। और रही बात मेरी आगे की पढ़ाई की, तो वह मैं बाद में कर लूंगी। माना मेरी नौकरी प्राइवेट है, लेकिन मैं जितना कमाती हूँ उससे घर का गुजारा तो चल जाएगा। आर्यन ने आश्चर्य से अनन्या को देखा। अनन्या, तू हर बार मुझे संभाल लेती है, पता नहीं मैं तेरे बिना क्या करता। अनन्या मुस्कुराई। यही तो रिश्ते होते हैं आर्यन, कभी तू संभालेगा कभी मैं। बच्चों ने जब यह सुना तो उन्होंने भी अपनी मासूम जिम्मेदारी निभाई। बेटी बोली, मम्मी, अब हमें नए खिलौने मत दिलाना, हमारी पढ़ाई और आपका सुख सबसे जरूरी है। बेटे ने कहा,
मैं भी स्कूल में टॉप करूंगा ताकि स्कॉलरशिप मिल सके। अनन्या और आर्यन दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा कि उनके बच्चे भी अब समझदार हो गए हैं। अगले हफ्तों में आर्यन ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन भेजा। अनन्या ने ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दी। सासू माँ ने भी अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाल ली। बहू, मैं भी थोड़ा हाथ बटाऊंगी। सिलाई से जो कमाई होगी उसे घर के खर्च में डाल देंगे। अनन्या ने मम्मी का हाथ पकड़ लिया। मम्मी, आप सचमुच मेरी ताकत हो। दिन बीतते गए लेकिन आर्यन को अभी तक नई नौकरी नहीं मिली। घर के खर्च को अनन्या की कमाई और सासू माँ की सिलाई से ही चलाया जा रहा था। हर दिन एक चुनौती थी, लेकिन हर दिन परिवार और मजबूत हो रहा था। अनन्या अक्सर रात को सोचती, पहले मैं सोचती थी कि यह घर सिर्फ मेरा बोझ है, पर अब समझ आई है कि यही घर मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह की पहली किरण हमेशा अंधेरे को चीर कर आती है। अनन्या और उसके परिवार ने लंबे समय तक संघर्ष की रातें देखी थीं, लेकिन अब किस्मत उन्हें मुस्कुराने का इशारा देने लगी थी। एक सुबह आर्यन नाश्ता कर रहे थे कि उनका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उन्होंने कॉल उठाया। हेलो, क्या मैं आर्यन शर्मा से बात कर रहा हूं? जी, बोल रहा हूं। फोन के उस पार से आवाज आई। मैं एक नई कंपनी से बोल रहा हूं। आपने जॉब के लिए आवेदन दिया था। हमें वो प्रोफाइल बहुत पसंद आया। अगर आप चाहे तो कल इंटरव्यू के लिए आ जाइए। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। जी बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। जब आर्यन ने यह खबर सबको सुनाई तो अनन्या ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद किया। देखा, आर्यन, मेहनत और धैर्य कभी बेकार नहीं जाते। सासू माँ ने कहा, बेटा, यह वही सुबह है जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। अब बस आत्मविश्वास बनाए रखना। बच्चों ने भी खुशी से ताली बजाई। पापा, आप जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। अगले दिन आर्यन अच्छी तरह तैयार होकर कंपनी पहुंचे। दिल धड़क रहा था, माथे पर पसीना था, लेकिन दिमाग में अनन्या और परिवार की तस्वीरें थीं। उन्होंने खुद से कहा, यह नौकरी सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए है। इंटरव्यू में आर्यन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए। उनके अनुभव और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। 3 दिन बाद आर्यन के फोन पर मैसेज आया। कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड एज अ सीनियर मैनेजर। आर्यन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने फोन अनन्या को दिखाया। अनन्या ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया। मैं जानती थी आर्यन, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। सासू माँ ने भी भगवान के आगे दीपक जलाया। हे प्रभु, अब हमारे बच्चों की जिंदगी खुशियों से भर दो। बेटी ने मासूमियत से कहा। पापा, अब हम सब मिलकर पिकनिक चलेंगे ना? आर्यन हंस पड़े। हाँ बेटा, अब वो दिन भी आएगा, पर सबसे बड़ी पिकनिक तो यह है कि हम सब चैन की सांस ले सकते हैं। रात को जब सब सो गए, अनन्या बरामदे में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। भगवान, आपने मेरी सुन ली। अब मैं चाहती हूँ कि यह परिवार हमेशा एकजुट रहे। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। आर्यन की नई नौकरी ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था। जहां पहले चिंता और तनाव की छाया रहती थी, अब वहां मुस्कान और सुकून का वास था। लेकिन असली बदलाव सिर्फ पैसों से नहीं आया था, बल्कि रिश्तों में आई गहराई से आया था। सासू माँ ने जो पहले अक्सर पैसों को लेकर बहस करती थी, अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो अनन्या से हर छोटी बड़ी बात पर सलाह लेती। एक शाम उन्होंने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, बहू, तूने इस घर को संभालने के लिए जो किया वो कोई बेटी भी नहीं कर सकती थी। आज अगर हमारा परिवार खुश है तो उसकी वजह तू है। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। माँ जी, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी। सासू माँ ने सिर हिलाया। नहीं बहू, तूने अपने कर्तव्य से कहीं ज्यादा किया है। अब यह घर सिर्फ मेरा नहीं, तेरा भी है। आर्यन अब अनन्या को पहले से ज्यादा मान देने लगे थे। दफ्तर से लौटते ही सबसे पहले अनन्या से पूछते, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? यह वही आर्यन थे जो पहले घर की परेशानियों में उलझे रहते थे और अनन्या की भावनाओं को अनसुना कर देते थे। अब दोनों के बीच समझ और भरोसा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। बच्चे भी बदलाव महसूस करने लगे थे। मम्मा पापा के बीच झगड़े नहीं होते थे। दादी भी उन्हें प्यार से पढ़ाई में मदद करती थी। घर का हर कोना जैसे नई ऊर्जा से भर गया था। बेटी ने मासूमियत से कहा, मम्मी,
अब हमारा घर बिल्कुल कहानी की किताब जैसा हो गया है। अनन्या ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। एक दिन आर्यन ने अनन्या से कहा, अनन्या, अब घर संभल चुका है। अगर तुम चाहो तो अपनी पढ़ाई या करियर फिर से शुरू कर सकती हो। अनन्या ने हैरानी से उनकी ओर देखा। क्या सच में? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे सपनों का हक भी उतना ही है जितना मेरे सपनों का। सासू माँ ने भी कहा, बहू, मैं बच्चों को देख लूंगी, तुम अपने सपनों को जरूर पूरा कर। अनन्या के गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरी इच्छाओं की भी कोई जगह होगी। आज सच में लग रहा है कि यह घर मेरा है। उस रात सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। सासू माँ ने थाली में परोसते हुए कहा, अब हमारा घर सिर्फ 4 दीवारों का नाम नहीं है, बल्कि प्यार और समझदारी का नाम है। आर्यन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, और यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि हम सब ने मिलकर मुश्किलों का सामना किया। अब यह घर हर तूफान से मजबूत रहेगा। अनन्या ने मन ही मन सोचा, सच है, खून के रिश्ते तो भगवान देता है, लेकिन मन के रिश्ते हम खुद बनाते हैं, और यही रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं। जीवन में जब संघर्ष का अंधेरा छटता है तो दिल के भीतर छिपे सपनों की रोशनी फिर से जगमगाने लगती है। अनन्या ने भी बरसों से अपने सपनों को दिल के किसी कोने में दबा दिया था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। एक रात आर्यन ने अनन्या से कहा, अनन्या, अब घर की हालत ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें फिर से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। अनन्या ने झिझकते हुए कहा, पर आर्यन, घर के काम, बच्चों की पढ़ाई, माँ जी की देखभाल। सासू माँ ने तुरंत बीच में बात काटी। बहू, यह सब अब मेरी जिम्मेदारी है, तू सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान दे। अनन्या की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, क्या सच में मैं कर सकती हूँ? आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ अनन्या, अब तेरे सपनों की बारी है। अगले दिन आर्यन अनन्या को कॉलेज ले गए। काउंसलर ने जब उससे उसकी पुरानी पढ़ाई और रुचि के बारे में पूछा तो अनन्या थोड़ी नर्वस हो गई, लेकिन आर्यन ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, डरना मत, मैं यहीं पर हूं। अनन्या ने फॉर्म भरा और प्रवेश ले लिया। घर लौटते समय उसकी आंखों में चमक थी। शायद यही मेरी नई शुरुआत है। जब बच्चों को पता चला कि उनकी माँ फिर से पढ़ाई करेगी तो वह उछल पड़े। बेटी ने कहा, मम्मी, अब हम सब साथ साथ पढ़ाई करेंगे। आप मेरा होमवर्क देखना, मैं आपका। अनन्या हंस पड़ी। ठीक है, अब हम दोनों एक दूसरे के टीचर बनेंगे। अनन्या जब पढ़ाई में देर तक व्यस्त होती तो सासू माँ खुद बच्चों को खाना खिला देती, कभी कपड़े तय कर देती, कभी बर्तन रख देती। अनन्या उन्हें देखकर भावुक हो जाती। मम्मी जी, आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? सासू माँ मुस्कुराती। बहू, पहले तूने हमारा साथ दिया, अब मेरी बारी है। दिन बीतते गए और अनन्या ने मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। कभी देर रात तक किताबों में डूबी रहती तो कभी बच्चों से सवाल पूछकर रिवीजन करती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। आर्यन अक्सर कहते, अनन्या, मैं तुझ पर गर्व करता हूँ, तू सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी प्रेरणा भी है। अब घर में पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी दौलत थी आपसी प्यार, सहयोग और समझदारी। अनन्या को महसूस हुआ, परिवार का असली मतलब यही है कि जब हम एक दूसरे के सपनों को अपना मान ले। और धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और अनन्या अब सरकारी अध्यापक बन गई थी। घर में खुशियों का माहौल था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।